नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी आज की एक नई क्लास में। इससे पहले हमने साधारण ब्याज के टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था और उसमें जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी कवर किए थे। और जैसा कि आपको हेडिंग से पता लग रहा होगा कि आज की क्लास में हम चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं और इसे हल करने के हम एक नहीं चार तरीके सीखेंगे। 4 तरीके जिनमें हम केवल कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करेंगे, जो बातें हर कोई टीचर अपनी क्लास में नहीं बताता है। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक बोनस ट्रिक रहने वाली है जिसका यूज़ करके आप 1.5-2 मिनट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो केवल 30 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी के लिए अपनी पेन और नोटबुक को एक तरफ रख दो। 10 से 15 मिनट तक कंसंट्रेशन केवल स्क्रीन पे होना चाहिए। और अपन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए नहीं हो सकती है, वो सब सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैं मेरी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 4 मेथड्स है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सबसे पहली बात, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? जैसा कि साधारण ब्याज में था कि प्रत्येक टाइम के लिए ब्याज समान रहता है। जैसे 3 साल या 4 साल जो भी टाइम दिया गया है तो हर एक साल ब्याज समान रहता है और वो मूलधन पे लगता है। तो केवल मूलधन पे ब्याज लगता है और दूसरे जो ब्याज बन रहे हैं उनसे हमारे ब्याज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो होता है साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है दिए गए समय के लिए। जैसे 1000 रुपये हमने किसी को 10% रेट पे दिए, 1 साल का ब्याज 100 रुपये बन गया, तो अगले साल जो ब्याज देना होगा वो 1000 रुपये पे तो देना ही देना होगा और उस 100 रुपये का जो ब्याज बना है उस पे भी देना होगा। तो ये चक्रवृद्धि रूप से लगते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, वो कहलाता है अपना चक्रवृद्धि ब्याज। और इसके लिए हम 4 मेथड्स देखने वाले हैं। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो फॉर्मूला होता ही है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगी अपनी कौन सी? ट्री मेथड आ जाएगी। और ट्री मेथड के बाद हमने एक टॉपिक पहले पढ़ा है, रेशियो। रेशियो मेथड से भी हम चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करके देखेंगे। और 4th नंबर पे अपनी आ जाएगी डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट में क्या होगा? केवल जो सक्सेसिव रूप से ब्याज बनता है वो ब्याज निकालेंगे और डायरेक्ट काउंट करेंगे। ये वाला टॉपिक भी अपन ने प्रतिशत की क्लास में पहले पढ़ा हुआ है। और ये सब करने के बाद में अपन ने जो शुरुआत में बात करी थी वो आपके लिए रहने वाला है बोनस। उसमें केवल एक ट्रिक है, 3 शब्द लिखे हुए हैं, उनसे हम 2 साल और 3 साल वाले चक्रवृद्धि ब्याजों को आराम से आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने फर्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, फॉर्मूला पे। फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है टोटल अमाउंट का फॉर्मूला होता है। पिछले साधारण ब्याज में हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहे थे, इसमें टोटल मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? P1 + R/100 की पावर n। यहाँ पे ये क्या है? टोटल अमाउंट है। P क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है, अपना मूलधन है। रेट का आप सबको पता होगा। n क्या है? n फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर हम t फॉर टाइम मान सकते हैं इसको, n को। करना क्या होगा? इंप्लीमेंट्स एक अपन एग्जाम्पल से देख लेते हैं। इंप्लीमेंट्स इसमें कैसे करेंगे? प्रश्न दिया हुआ है कि 10,000 रुपये हैं, 10% की दर है और 3 साल का समय है। उसके लिए हमें मिश्र धन की गणना करनी है। तो मिश्र धन A = प्रिंसिपल अमाउंट अपना कितना हो गया? 10,000 रुपये। और 1 प्लस रेट कितनी है? 10% की, 10/100 और पावर कितनी आएगी? n। n का मान यहाँ क्या है? 3 है, तो यहाँ पे n रख देंगे। अब क्या अपना बन गया? 10,000 × 100 का गुणा 1 के साथ, 1 में 10 जोड़ेंगे, 110 हो जाएगा। 110/100 की पावर कितनी? 3। अब दोबारा कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 110/100 गुणा 110/100 और गुणा 110/100। तो ये 2 0 और 2 0 से ये
4 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, एक एक से ये एक और एक कैंसिल आउट हो जाएगी। 11 की क्यूब कितनी होती है? 1331 और एक ये 0 आ जाएगी। ये अपना आंसर आ गया। अब इसमें क्या होगा कि इससे ज़्यादा भी अगर पूछे, ये हमारा क्या आया है? टोटल अमाउंट आया है। चक्रवृद्धि ब्याज यदि पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है? टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा देते हैं। तो टोटल अमाउंट अपना कितना हो गया? 13310 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट शुरुआत में जो दिया हुआ था वो कितना था? 10,000 रुपये थे। तो ये 10,000, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा? 1331 रुपीज़, ये अपना ब्याज आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला से अपना क्या निकलेगा? मिश्र धन निकलेगा। और फिर यदि ब्याज पूछा हो तो जो प्रश्न में मूलधन दिया होता है उसको मिश्र धन में से घटाते हैं, फिर उसके बाद अपना सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो अपन ने एक तरीका देखा जो फॉर्मूला से होता है, और फॉर्मूला अपन ने कौन सा यूज किया? A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। एक और तरीका देखते हैं, ट्री मेथड देखते हैं अपनी, वो क्या होती है। ट्री मेथड में क्या होता है कि सब लेवल पे जितना जितना ब्याज लगना होता है वो अपन सिंगल हैंडेडली काउंट करते हैं। कैसे करेंगे? एक बार के लिए देखते हैं कि 3 साल के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकेंड ईयर हो जाएगा और थर्ड ईयर हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? सबसे पहले एक बार वो काउंट कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 10,000 रुपये है, 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना? 30% हो जाएगा ना। 30% 10,000 का निकालेंगे तो कितना? 3,000 रुपये हो जाएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 3 साल का आ गया। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट मंथ के लिए ब्याज कितना लगेगा? फर्स्ट मंथ के लिए ब्याज 10,000 पे 10% की दर से लगेगा, तो कितना बनेगा? 1,000 रुपये बनेंगे। ठीक है, और अब सेकंड मंथ के लिए काउंट करेंगे तो 10,000 का 1/10 करेंगे 10%, तो 1,000 रुपये बने थे। तो दोबारा क्या होगा? इस वाले मूलधन पे ब्याज कितना लगेगा? 1,000 रुपये। लेकिन पिछली बार वाला जो ब्याज था इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे ब्याज लगेगा 10% का, तो ये कितना हो जाएगा? 100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड मंथ के लिए कैसे काउंट होगा? दोबारा 10,000 जो मूलधन था उस पे ब्याज कितना लगेगा? 10,000 रुपये लगेंगे। 10,000 पे ब्याज 1,000 रुपये लगेगा। फिर क्या होगा? जो पिछले महीने का था, दूसरे महीने में ये जो ब्याज बना था इस पे ब्याज लगेगा 10% का, तो 1/10 ये हो जाएगा, तो 100 रुपये ये हो गए। और दोबारा क्या? पहले महीने वाले ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो 100 रुपये ये हो गए। और क्या बचा अपना? जो ये ब्याज लगा था इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो 10 रुपये ये हो जाएंगे। अब सब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? ये सब जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? 1,000 1,000 1,000, 3 तो ये हो गए, 3 गुणा 1,000 और 3 ये 100 हो गए, तो 3 गुणा 100 और एक ये 10 रुपये हो गए। तो कितनी आ गई वैल्यू? 3,000 और 300 और ये 10 रुपये, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 3,310 रुपये। ये हमारा क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब दूसरे महीने का पूछ ले, तीसरे महीने का पूछ ले, तो वो कैसे लिखेंगे? यहां ये पहले महीने का ब्याज है कितना? 1,000 रुपये। दूसरे महीने ब्याज कितना लगा? मूलधन पे तो लगा ही लगा और इस वाले ब्याज पे भी ब्याज लगा, तो कितना हो गया? 1,100 रुपये। और तीसरे महीने का ब्याज कितना बना? मूलधन पे तो लगा ही लगा ये, उसके बाद पहले महीने वाले ब्याज पे ब्याज लगा 100 रुपये का, दूसरे महीने वाले ब्याज पे ब्याज लगा 100 रुपये का, और दूसरे महीने में जो एक्स्ट्रा 100 रुपये ब्याज के लगे थे उस पे लगा 10 रुपये का, तो ये कितना हो गया? 1,210 रुपये।
तो ये पहले महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये दूसरे महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया और ये तीसरे महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब यहाँ पे अपन को दो चीजें और दिख रही होगी, क्या कि पहले महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। पहली बात, यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला 1 महीने का तो 1000 रुपये आया और यहाँ पे भी 1000 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर। और क्या देखेंगे, और हमें एक चीज और दिख रही होगी यहाँ पे, वो क्या है, ये जो 1000 रुपये है, 10,000 1000 3 है, तो ये हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट बनता है। पहले महीने 1000, दूसरे महीने 1000, तीसरे महीने 1000, तो 3000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट बन गए। और क्या प्रश्नों में पूछते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पूछते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपना कितना आया, 3310 का आया, माइनस 3000 घटा दिए तो आ गया कितना, 310 रुपये अपना डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो ये तीन चीजें अपन ने इस एक प्रश्न में देख ली। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है। मूलधन इसमें क्या दिया हुआ है, 2160, और क्या है, रेट दी हुई है कितनी, ये तो है प्रिंसिपल अमाउंट, ये है अपनी रेट और ये है अपना टाइम। अब इसमें अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो वो कैसे रहेगी, यहां पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो 3 साल दिए गए हैं तो तीनों साल बराबर ब्याज लगेगा एक तो सिंपल इंटरेस्ट में, और क्या होगा, इसकी 3 बार अपन को रेट निकालनी पड़ेगी, तो वो क्या होगी 160 गुणा 16 सही 2/3 को हम क्या लिखते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6। अब इसको 21600 को यदि 1/6 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18, 6 छिका 36, 3600 रुपये। ठीक है, तो पहले महीने के लिए फर्स्ट, और यहाँ हम लिखेंगे सेकंड मंथ और यहाँ लिखेंगे थर्ड मंथ, तो पहले महीने के लिए ब्याज कितना लग जाएगा, केवल 3600 रुपये होगा। ठीक है, इसमें कोई ब्याज पे ब्याज नहीं लगना। अब दोबारा दूसरे महीने में मूलधन पे ब्याज कितना लगेगा, 3600 रुपये लगेगा। ठीक है, मूलधन का 1/6 करेंगे, दूसरे महीने भी 3600 लगेगा, लेकिन यहां पे क्या चेंजेस आएंगे, जो ब्याज पहले महीने का था उस पर ब्याज भी लगेगा, तो वो 1/6 से गुणा करेंगे, तो इधर हम इसमें 1/6 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो पहले महीने वाले ब्याज पर जब ब्याज लगेगा तो वो कितना हो जाएगा 600। अब क्या है, तीसरे महीने में क्या होगा, तीसरे महीने में पहले तो इस मूलधन पे ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, वो 3600 रुपये अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या होगा, इस वाले 3600 पे भी ब्याज लगेगा, इस वाले 3600 पे यदि ब्याज लगे तो वो 1/6 हो जाएगा, मतलब 600 रुपये। और कहाँ ब्याज लगना बाकी रह गया, इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया, पहले दूसरे वाले महीने पे लगा दिया, और इस वाले पे जब ब्याज लगेगा तो वो कितना लगेगा 600 रुपये। ठीक है, तीसरे महीने में पहले महीने का ब्याज और दूसरे महीने के बाद 600 लग गया। अब और अपने क्या बच गया, और अपने एक चीज बच गई, वो क्या है, ये जो 600 रुपये हैं इन पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका भी 1/6 करेंगे और यहाँ पे 600 का 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 रुपये आ जाएगा। तो ये 100 रुपये बन गए अपने। अब हमसे अलग अलग चीजें पूछ सकते हैं, वो क्या क्या होगी, पूरी अपन ने कैलकुलेशन कर ली। पहले महीने का ब्याज कितना है 3600 रुपये, दूसरे महीने का ब्याज यदि पूछे तो कितना है 3600 और 600 4200 रुपये, और तीसरे महीने का यदि ब्याज पूछे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, और ये हो गया अपना 4900। ठीक है, इतने तो हमारे पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने का ब्याज बन गया। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, ये 3600, 4200 और 49, 4 4 8 9 10 11, 11.9 12 13
17, 12,700 रुपये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। अब इस डायग्राम में अपन और क्या क्या चीजें देख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहले मंथ का ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट का पहले मंथ का ब्याज बराबर होता है। और क्या चीजें हैं यहाँ पे हमको, और क्या दिख रहा है, ये जो फर्स्ट है ना, ये इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। और वो कितना आ जाएगा, 3600 और 3600 और 3600, 9,000, 6 18, 10,800 रुपये ये हमारा इसका सिंपल इंटरेस्ट है, 10,800। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 12,700। तो यहाँ पे यदि हम सिंपल इंटरेस्ट लिख दें 10,800 रुपये, तो डिफरेंस अपना कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 0,091। ठीक है, ये भी अपना एक तरह का आंसर हो सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, अंतर पूछ सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकते हैं, और पहले महीने का ब्याज अलग से पूछ सकते हैं। तो ये अपनी पूरी प्रोसेस थी। इस प्रश्न को अपन ने आराम से देखा। और एक लास्ट क्वेश्चन अपन चाहें तो देख सकते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 343, ये अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अपनी रेट है, ये अपना टाइम है। रेट 14 सही 2/7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मूलधन जो है 34300, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4900 आ जाएगा। अब अपन क्या लिखा था पिछले क्वेश्चन में, पहले महीने का, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। पहले साल जब मूलधन 34,300 रुपये था, रेट 14 सही 2/7% थी, तो ब्याज कितना बना, 4900 बना होगा। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे में क्या होगा, पहले मूलधन पे ब्याज लगेगा, कितना, सेम लगेगा 4900 रुपये। और दोबारा क्या, जो पहले वाले महीने का ब्याज बना है इस पे भी ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज लगाएंगे तो 1/7 करेंगे, कितना आ जाएगा, 700 रुपये। तो इसका ब्याज अपने कितना आ गया, 700 रुपये आ गया। ठीक है, ये दूसरे महीने का हो गया। अब हम क्या करेंगे, तीसरे महीने का काउंट करेंगे। तीसरे महीने में दोबारा क्या होगा, सबसे पहले मूलधन पे ब्याज, मूलधन पे कितना, 4900। फिर क्या, फिर हम ब्याज लगाएंगे पहले वाले महीने के ब्याज पे, तो पहले वाले महीने के ब्याज पे ब्याज कितना लगेगा, 700 रुपये लगेगा। ठीक है, दूसरे वाले महीने के ब्याज पे ब्याज कितना लगेगा, 700 रुपये लगेगा। अब क्या बच गया, एक ये 700 बच गया। इस पे यदि हम 1/7 का ब्याज लगाते हैं तो कितना आता है, 100। तो इस 700 पे यदि ब्याज लगाएंगे तो कितना लगेगा, 100 रुपये लगेगा। ठीक है, अपना यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्या क्या पता चला इससे अपन को, एक ये 0 यहाँ पे रह गया। पता क्या चला, पहले महीने का, दूसरे महीने का और तीसरे महीने का अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो बता सकते हैं। पहले महीने का कितना होगा, 4900, दूसरे महीने का कितना होगा, 49 तो ये है, और साथ ये 50, 5600। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5600 हो गया, और 6003 4 6400 रुपये ये हो गया। ठीक है, तो तीनों महीने का अपन ने अलग अलग बता दिया। और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यदि निकालना हो तो टोटल निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 600 4 6 4 9 900 आ जाएंगे लास्ट में। और ये कितना हो गया, 6 5 11 और 4 15, और एक वो हो गया, तो 16,900 अपना टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, और यदि यहाँ पर हमको साधारण ब्याज की भी गणना करनी हो तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जो ऊपर की वैल्यू है ये अपना साधारण ब्याज है, SI है। ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 ये हो गया, और 1200 प्लस अपन कर देंगे 1800, 12,000 और 1800
13,800 सिंपल इंटरेस्ट आ गया अपना। और ये CI टोटल आ गया, SI टोटल आ जाएगा कितना 13,800 रुपये। और यहाँ पर हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन अपन ने तीन तरह के प्रश्न देख लिए किसमें, ट्री मेथड में। करना क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। इस प्रश्न में प्रोसेस क्या रहेगी, सबसे पहले मूलधन पे ब्याज लगाएंगे, जितनी दर दी हुई है उतना। मूलधन है इतना, दर है 1/7 की, तो ब्याज बन गया 4900। दोबारा दूसरे महीने के लिए क्या होगा, सबसे पहले मूलधन पे ब्याज लगेगा जितना पहले महीने लगा था 4900 रुपये। अब क्या लगेगा, ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, मतलब 4900 पे ब्याज लगेगा, कितना आ गया 700 रुपये आ गया। तीसरे महीने में क्या होगा, मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा 4900 रुपये का, और ब्याज किस पे लगेगा, और यदि हम ब्याज देखें तो दूसरा जो महीना था और पहला महीना था उनके ब्याजों पे ब्याज लगेंगे। तो दूसरा महीना कितना 4900 रुपये, तो उसका ब्याज हो गया 700। दूसरे महीने का ब्याज 4900, तो ब्याज हो गया 700। और दूसरे महीने में जो पहले महीने का ब्याज था उस ब्याज पे भी ब्याज, मतलब 700 पर ब्याज लगा, तो ये कितना हो गया 100 रुपये। अब यहां से हमने टोटल अलग अलग मंथ के ब्याज भी बता सकते हैं। पहले मंथ का ब्याज चक्रवृद्धि 4900 रुपये, दूसरे मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज 5600 और तीसरे मंथ का चक्रवृद्धि ब्याज 6400। यहां से हमको क्या पता चला, अलग अलग काउंट करने के बाद में, अलग अलग काउंट करने के बाद हम बता सकते हैं क्या कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना आएगा। इन तीनों का जोड़ किया, टोटल आ गया 16,900। और हमने इस प्रश्न में क्या देखा, काउंट हम कर सकते हैं एक साथ सिंपल इंटरेस्ट। तो शुरुआती जो वैल्यू होती है ये सारा होता है सिंपल इंटरेस्ट, इन सबको जोड़ेंगे तो ये अपना सिंपल इंटरेस्ट 13,800 रुपये आ गया। ठीक है, और जितना टाइम दिया होता है उतनी बार मूलधन पर दर का गुणा करना पड़ता है। देखो 3 समय दिया हुआ है, 3 ईयर का, तो इसका एक बार 1/7 निकाला, 2 बार 1/7 निकाला और 3 बार 1/7 निकाला। तो ये चीजें ध्यान देने वाली है केवल। अब अपन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ये अपना कौन सा टाइप है, रेशियो वाला टाइप है, जो अपन ने तीसरी मेथड में लिखा था। सबसे पहले क्या था, 4 टाइप की अपन ने बात करी थी, फॉर्मूला से अपन ने देख लिया। ठीक है, और ट्री मेथड अपन ने अभी देखी है। अब अपन क्या शुरू करने वाले हैं, रेशियो मेथड। तो यहां से हमारी शुरू होती है रेशियो वाली मेथड, और वो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यही सेम वैल्यूज है, इसकी अपन को पता भी है कि कितना आया था, 1331 आया था। और इसी प्रश्न को अलग अलग मेथड से देखेंगे। तो ये हम तीसरे तरीके की मेथड देख रहे हैं, उसका नाम है रेशियो मेथड। शुरू कैसे करेंगे, 10% है, 10% को हम रेशियो में क्या लिखते हैं, 1/10। ठीक है, तो कोई चीज क्या होती है, एक साल में 10 से 1 बढ़ जाती है। 10 थी पहले, 1 बढ़ गई कितने साल में, 1 साल में, तो वो हो गई 11। ठीक है, ये इसका मतलब है रेट का। तो ये अपनी वैल्यूज क्या क्या बन गई, ये तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारा इधर टोटल अमाउंट बन रहा है। ठीक है, तो अब आगे क्या देखेंगे, एक साल में जब 10 से 11 हो रही है तो 3 साल में क्या होगी। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते थे, एक जोड़ देते थे। सिंपल इंटरेस्ट में यदि होता तो 10 से 1 बढ़ रही है, 11 हो रही है, तो 3 साल में कितनी, 3 बढ़ेगी, तो 10 से कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ये तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में होगा। इसमें क्या होता है, जितना समय दिया गया है उतनी घात लगाते हैं। जैसे 2 साल दिया होता तो हम यहाँ पे 2 और 2 लगाते, और 3 साल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 3 लगाएंगे, 3 की घात लगेगी, क्यूब लग जाएगी। ठीक है, तो ये अब हमारा 3 इयर्स में चेंज हो जाएगा। 1000 रुपये से कितना हो जाएगा, 11 की स्क्वायर 121 और 11 की क्यूब 1331। ठीक है, ये हमारी क्यूब की वैल्यूज आ गई। ये हमारा शुरू से क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है और ये टोटल अमाउंट है।
बढ़ोतरी कितने की हो रही है, 1000 से 1331 रुपए हो रहे हैं, तो कितने बढ़ रहे हैं, 331 रुपए बढ़ रहे हैं। मूलधन हमारा कितना 1000 रुपए है इसके हिसाब से, लेकिन प्रश्न में कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपए। तो 1000 का मान किसके बराबर कर देंगे, 10,000 के। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 10 रुपए। अब यदि हमको सीधा CI निकालना हो तो CI हमारा कितना बना, 331 बना। तो 331 का मान कितना हो जाएगा, 3 कंपाउंड इंटरेस्ट का मान हो जाएगा 3310। ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है, टोटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट हमको दिया ही होगा, इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले महीने वाला नहीं निकाल सकते। और क्या नहीं कर सकते, सिंपल इंटरेस्ट काउंट नहीं कर सकते पूरा। लेकिन जब केवल यही पूछा हो तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, कुछ नहीं करना पड़ता, उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, 3 बार दर नहीं निकालनी पड़ती। ठीक है, सिंपल अप्रोच रख के चलना है। दोबारा एक बार एक प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, वही जो हमने पिछला ट्री मेथड से सॉल्व किया था। 21,600 रुपए है, 16 से 2/3% की दर है और 3 साल का समय है। इसको क्या बोलते हैं, 1/6। तो एक तरफ होगा प्रिंसिपल और एक तरफ होगा टोटल अमाउंट। 6 पर 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। 3 साल के लिए पूछा है, तो क्या करेंगे, इसको बदलना किस में है, 3 इयर्स में। तो बदलने के लिए क्या करेंगे, इनकी क्यूब कर देंगे। तो 6 की क्यूब कितनी होती है, 236, और 6 की क्यूब 216, और 7 की क्यूब कितनी होती है, 343। ठीक है, ये अपनी 7 की क्यूब आ गई। $343, और इनमें अब यहां पर बढ़ा कितना, तो वो काउंट करेंगे 343/216, ये घटाना है। तो यहां से कितना आ गया, 4 7, और 3 में से 1 गया 2 और 1, 127 रुपए आ गए किसके, कंपाउंड इंटरेस्ट के। और अब हमको मूलधन कितना बताया, यहाँ पे 216 है, लेकिन प्रश्न में मूलधन कितना है, 21600। 1 का मान कितना आ जाएगा, 100 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 127 है, इसका मान कितना आ जाएगा, 12700। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन ने रेशियो मेथड से 2 क्वेश्चन देखे हैं। अब अपन चलते हैं किस पे, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट पे। 4th मेथड है अपनी डायरेक्ट इफेक्टिव रेट। जैसे क्या होता है कि यदि मान लो 10% है और 2 साल का समय है, ठीक है, इसका हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो डायरेक्ट हम इफेक्टिव रेट कितनी बना देते हैं उसकी। जब 1 साल में 10% लग रहा है तो 2 साल में कितना लग रहा होगा, 20% लग रहा होगा। फिर हम प्रिंसिपल अमाउंट का 20% ज्ञात कर लेते हैं, वो अपना आंसर हो जाता है। ये सारे काम हम किस में करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में करते हैं। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट में आ जाता है तो इफेक्टिव रेट निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जांपल हमको ऐसे बोले कि पहले साल तो ब्याज कितना लग रहा है, 10% का लग रहा है, और दूसरे साल ब्याज कितना लग रहा है, 20% का लग रहा है। तो देखो पहले साल 10% ब्याज लगा, फिर वो जो ब्याज बना उसको मूलधन में ऐड किया, उसके बाद जो ब्याज लगेगा, तो मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, फॉर्मूला है x + y + xy/100। इसमें x का मान 10% है और इसका मान 20% है y का। तो इससे हम ओवरऑल वैल्यू निकालेंगे जब पहले महीने 10% का ब्याज लगे, दूसरे महीने 20% का ब्याज लगे। तो 10 + 20 + xy का गुणा, 10 का 20 से गुणा कितना, 200 बटा में 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी, 30 + 2 कितना, 32% आ गया अपना। तो यहाँ पे फर्क क्या आया है, सिंपल इंटरेस्ट से यदि निकालना होता है तो 10 और 20 सीधे जुड़ते, 30% आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट ऐसे काउंट होती है,
अलग अलग काउंट करते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। और जब रेट हमारी सेम हो तो इस फॉर्मूला में x भी r हो जाए और y भी r हो जाए तो कैसे काउंट करेंगे? देखो x की जगह r रखा, y की जगह भी रेट r रखी, प्लस x y का गुणा मतलब r का r से गुणा मतलब r स्क्वायर बाई 100। तो ये क्या आ गया? 2r प्लस r स्क्वायर बाय 100। तो ये ऐसे तो ये फॉर्मूला बना है। ठीक है, हमारी रेट क्या होती है? बदलती नहीं है। नॉर्मली ऐसे ही पूछते हैं कि 10,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 10% पर। तो सभी समय के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए रेट तो हमारी 10% ही है। तो रेट समान है, इसमें रेट सेम है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इससे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट रेट काउंट कर लेंगे और रेट को काउंट करने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर रेट हमको 5% दी हो तो इफेक्टिव रेट कितनी आएगी? और 2 साल के लिए निकालना हो। ठीक है, तो फॉर्मूला 2 साल के लिए कितना क्या है? ये है 2 ईयर का फॉर्मूला। तो 2 रेट कितनी है? 5%, 5 प्लस रेट की स्क्वायर 5 की स्क्वायर बटा 100। तो 5 का गुणा 2 से 10 प्लस 5 की स्क्वायर कितनी? 25 बटा 100। तो 10 और प्लस में 25 बटा 100 का 1/4 बन जाएगा, मतलब 0.25 बन जाएगा। तो रेट हमारी कितनी आएगी? 10.25% आ गई आर इफेक्टिव। मतलब क्या हुआ? या तो हम उस मेथड से निकालें या फिर जो मूलधन दिया होगा उसका सीधा 10.25% निकाल दें। उसका 10.25% निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। और ट्री मेथड से पहले साल का लगाएं, दूसरे साल का फिर ब्याज लगाएं और फिर पहले साल वाले ब्याज पे ब्याज लगाएं तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, और इसमें क्या देखने लायक है? 5% है और 2% है, 2 साल है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 5 गुणा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10%। 10% वाली दर तो आ जाएगी सिंपल की, और 10.25% की दर आ गई अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यहां से हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस कितना आएगा? 0.25% आएगा। 10.2 में से 10 घटाएंगे तो 0.25% आ जाएगा। तो अपन किसका CI माइनस SI भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा? 2.05 आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। एक एग्जांपल और लेना है तो हम एक बार यहां से ये हटा देते हैं। ठीक है, इसी को चेंज करते हैं। इस तरफ एक उदाहरण और बनाएंगे। क्या बनाएं कि जैसे यदि मान लो रेट हमको दी हुई हो 8% की और समय दिया हुआ है 2 ईयर का, तो कैसे काउंट करेंगे? देखो इसको फिर वही उसी तरीके से काउंट करेंगे। क्या करेंगे? 2r करना है तो 2 गुणा 8 करेंगे और प्लस r स्क्वायर, 8 की स्क्वायर 64 बटा 100 करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 प्लस 0.64 आ जाएगा। तो कितना मान आ गया अपना? 16.64%। ये कितने टाइम के लिए आ गया? 2 टाइम के लिए इफेक्टिव रेट आ गई। ठीक है, 16.64% हो जाएगा मूलधन का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो। और इसी प्रकार यदि हम सिंपल निकालते, सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 गुणा 8 हो जाता सीधा और वो 16% आ जाता। और यहाँ पे देखो ये 0.64 है, वो क्या है? वो हमारा ब्याज के ऊपर लगा हुआ ब्याज है। और इसमें क्या है? इसमें ब्याज पे ब्याज लगता नहीं, तो इसमें मूलधन दोनों बार, 1 साल और दूसरे साल के लिए लगा हुआ मूलधन पे लगा हुआ ब्याज है ये। तो यहाँ से हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0.64% का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है इफेक्टिव रेट निकालने का। तो इससे कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन रेट आ जाती है। रेट आती है तो उससे हम क्या करते हैं?
रेट से हम दोबारा काउंट कर लेते हैं, रेट निकाल ली उसका और फिर इंप्लीमेंट कर देंगे किस पे, मूलधन पे। मूलधन पे लगाने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। एक और देखेंगे किसके लिए, 3 साल के लिए। वो चीजें थी कितने समय के लिए, 2 साल के लिए, और अब हम देख रहे हैं 3 साल के लिए। ये 3 साल के लिए हमारा फॉर्मूला रहने वाला है क्या, 3r प्लस 3r² अपॉन 100 प्लस r की क्यूब बाय 10,000। या तो ये फॉर्मूला लगाएं बार बार, या फिर हम इसमें इंप्लीमेंट करना सीख लें। फॉर्मूला तो आपके सामने है, ठीक है, सीधा सीधा है, क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि ये जो नीचे वाली चीज है ये हम ढंग से समझ लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा देखते हैं। पहली बात, ये फॉर्मूला है, रेट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और सीधी अपन रेट निकाल लेंगे। लेकिन इस वाला कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार। समय हमारा यदि 3rd ईयर के लिए डायरेक्ट निकालना हो, 3rd ईयर CI निकालना हो, या फिर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का निकालना हो, तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो एग्जांपल हम क्या लेंगे, जैसे रेट मान ली अपन ने 5% की, ठीक है, 5% की रेट मान ली, तो 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकाल रहे हैं हम। वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है ये 3r। अब ये डॉट का मतलब गुणा नहीं है, डॉट का मतलब दशमलव है, तो 3r डॉट, और ये 3r² है, और ये डिवाइड नहीं है, ये केवल एक लंबी लाइन है, इसका एक अलग मतलब है, वो हम इस उदाहरण में ही सीखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ऐसे है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करनी सीखते हैं। पहले 3r कैसे करेंगे, रेट है 5, तो 3 गुणा 5 डॉट 3 गुणा 5 की स्क्वायर और एक ये लंबी लाइन और 5 की क्यूब, तो 5 तिया कितना हो गया 15, दशमलव हो गया कितना 25 तिया 75, और 5 की क्यूब कितनी होती है 125। तो मतलब क्या है, यहां देख लेते हैं सबसे पहले कि 3r² 2 डिजिट में होना चाहिए और r की क्यूब भी 2 डिजिट में होना चाहिए। फॉर्मूला में तो ये है, लेकिन तब क्या हो जब हमारे पास 3 डिजिट आ जाए। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे कितनी हो गई 3 हो गई ना। यहाँ पे जब 3 होती है तो बाईं तरफ वाला 1 है, इसको यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा 15.7, 5 में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे और 2 5, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 15.7625%। समझ में आई क्या बात। इस फॉर्मूला में 3r डॉट 3r² ऑब्लिक r³ या तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इससे करेंगे तो हम 4 लाइन में ये दर निकाल लेंगे, और जब ये दर आ जाएगी तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। एक और समझते हैं, यदि हमको दर दी हुई हो कितनी 4% दे दी मान लो, तो कैसे करेंगे, दोबारा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 गुणा 4% का क्या 4, फिर लगेगी डॉट दशमलव 3r², 4 गुणा 16 और डन एक लंबी लाइन, और r की क्यूब कितनी हो जाएगी 64, तो ये क्या आ गया 12 डॉट 3r³, मतलब यहां 3 आएगा ना, ये हमने थोड़ा गलत लिखा है, यहां पे दोबारा लिखते हैं। तो क्या 3r² r² कितना है 4 की स्क्वायर 16 और 3 गुणा 16, ये आ जाएगा 48, और ऑब्लिक क्या है 64, ऑब्लिक 64 है। यहाँ पर एक 2 डिजिट है और यहाँ पर एक 2 डिजिट है, और प्रश्न में हमने देखा था कि इसके दोनों तरफ 2 डिजिट ही होनी चाहिए, यहाँ पे 2 ही है, तो डायरेक्ट अपन इसको हटा सकते हैं। तो 12.4864% की हमारी इफेक्टिव रेट बन जाएगी।
तो जब दो दो डिजिट होते हैं तब तो कुछ नहीं करना होता, 3 डिजिट होते हैं तो एक को हम हासिल में ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने 15% वाला देख लिया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यदि आपको और अच्छे से इसको समझना हो तो क्या करेंगे, यदि अपन को एक ये फॉर्मूला यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ हम किससे शुरू करेंगे, अगर रेट बराबर हमको 8% पूछ लिया तो हम इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। वापस वही चीजें करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, थ्री आर, तो 3 गुणा 8 और डॉट 3 गुणा 8 की स्क्वायर और ये 8 की क्यूब। अब 3 गुणा 8 क्या हो जाएगा, 24, और डॉट 8 की स्क्वायर कितनी होती है, 64, और 64 को 3 से जब गुणा करेंगे तो 180, तो वो हो जाएगा 20, 192, 192, और एक ये स्ट्रेट लाइन, और 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी, 64 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 की क्यूब आ जाएगी 512। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला में क्या देखा था कि 2 डिजिट होनी चाहिए दोनों तरफ इसके, लेकिन हमारे क्या आ रही है, 3 डिजिट आ रही है, तो एक में हमें कमी करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, ये वाला 5 है इसको कैरी दे देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 24.192, 2 में ये 5 ऐड हो जाएगा तो 7 बन जाएगा ये, और 1 2। ठीक है, अब क्या बचा, यहां पे 3 डिजिट बचे ना, तो ये एक इधर कैरी चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 24 का बन गया 25 और दशमलव 1 हट गया तो 9.712%। ये हमारा आ गया जब दोनों तरफ 3 डिजिट आ जाए। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, रेट यदि 6% दे दी तो आर इफेक्टिव कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। इसमें वापस वही फॉर्मूला का यूज करना है, 3R। 3R का मतलब 18.3R², 3 इंटू आर स्क्वायर मतलब 6 की स्क्वायर, और एक R की क्यूब मतलब 6 की क्यूब। तो क्या आ गया 18 R² कितना आ जाएगा, 6 की स्क्वायर 36, और 36 का 3 से गुणा 3, 190, 108, और ये लाइन, और इसकी क्यूब करेंगे, 6 की क्यूब अपनी होती है 216। अब देखो यहाँ पे भी 3 अंक आ गए ना, तो इनको हम डायरेक्ट कैरी दे देंगे सामने वाले की तरफ। 2 है, 2 कैरी जाएगा किसके पास, 8 के पास। 1 है, 1 कैरी जाएगा 18 के पास। 18 के पास 1 की कैरी आएगी तो हो जाएगा 19.0। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 0 का बन जाएगा 10 और 1 6, 19.1016% हमारी रेट आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इफेक्टिव रेट के क्या देख लिए, 4 एग्जाम्पल देख लिए। और जब ये कैलकुलेट कर लें तो ये वाली टेबल है, ये हमारे बहुत काम आने वाली है। क्या हो यदि हम बार बार फॉर्मूलाज लगाएं, और यदि हम जो मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है वो दर सीधी याद ही कर ले। ये टेबल हमको क्या बता रही है, यदि दर 2% हो तो दूसरे साल CI कैसे कैलकुलेट होगा, 4.04% आएगा, और तीसरे साल का CI 6.12% आएगा। ये पूरी याद ना करो तो 2 साल का, 5 साल का, 10 का और 15 20 का, ये 5 वैल्यूज तो आपके याद होनी चाहिए। क्या है, 5 साल में मतलब 5% की दर से दूसरे साल टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 10.25%, और 3 साल का 15.76%। 10% की दर से 2 साल का कितना 21%, और 3 साल का 33.10%। 15 का कितना 2 साल के लिए 32.25 और 3 साल के लिए 52.09, और 20 का 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 44% और 3 साल के लिए 72-80%। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। क्या होगा, 2 साल के लिए तो 2R R² बाय 100 होता है, और रेट यदि हम 5 वाली कैलकुलेट करें तो 10
प्लस 25/100 तो कितना आया 10.25 आया, यही यहाँ है। और दोबारा देख लेते हैं 10 वर्ष के लिए 10% की रेट से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इसी में रखेंगे, या फिर हम 10 गुणा 2 प्लस 100/100 तो 20 + 1 बराबर कितना 21%, यही यहाँ है 21%। और एक हम 5% वाला 3 साल के लिए देख लेते हैं, तो उसके लिए कैसे आएगा 3r/3r² r³, ये अपना फॉर्मूला था। तो 5 के लिए 3r कितना 15 और दशमलव 3r² 75 ऑब्लिक क्या r³ 125। तो एक वाला कैरी इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 15.7625 और यही यहाँ दिया हुआ 15.76%। तो इस प्रकार एक आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो और जितना हो सके इसको याद करने की कोशिश करो। यदि पूरी याद नहीं करते तो ये तो मोस्टली कर लो। कौन कौन से वाले, एक तो 2%, एक 5% पे, और 10, 15 और 20% पे 2 साल के और 3 साल के अपने याद होने चाहिए। अब अपने चलते हैं जो शुरुआत में बात करी थी बोनस की। क्या है, जब हमको 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो क्या करना होता है, इस हिसाब से दर निकालनी है, इतनी बार निकालनी है। ये है 2 साल के लिए, ये है 3 साल के लिए और ये है 4 साल के लिए। 2 साल के लिए 2 और 1 से गुणा करना है, 3 साल के लिए 3 3 1 से गुणा करना है, 4 साल के लिए 4 6 4 1 से गुणा करना है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, यदि ये 3 साल के लिए पूछे, सबसे पहले हम कितने 2 ईयर के लिए काउंट करेंगे, 3 ईयर के लिए काउंट करेंगे। तो 2 साल के लिए पूछे तो हमको इसकी 2 बार दर निकालनी पड़ेगी। 10,000 है, इसकी फर्स्ट टाइम कैसे करेंगे का 10% 1/10 निकाल दिया, कितना आ गया 1000 आ गया। और सेकंड टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 का 1/10% 100 आ गया। और थर्ड टाइम करेंगे, चलो एक बार इसको नहीं करते, हम 2 साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये कितने के लिए है, ये अपना 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ये हमने 2 बार दर निकाल ली इसकी, 2 साल के लिए पूछा है। तो अब क्या 2 साल के लिए पहली वाली है उसको 2 से गुणा करना है, दूसरे वाले को 1 से गुणा करना है। फर्स्ट टाइम जो रेट लगाई इसको 2 से गुणा करना है और दूसरे वाले को 1 से गुणा करना है। तो कितना आ गया 2000 और 1 से गुणा किया तो 100 आ गया। तो कितना आ गया 2100 अपना CI आ गया सीधा। ठीक है, अब क्या होगा, 3 साल के लिए यदि कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे। 3 साल के लिए यदि कैलकुलेट करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड टाइम अपन ने जो कैलकुलेट किया है उसको थर्ड टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। पहली बार 1000 आया, दूसरी बार 100 आया, तीसरी बार 100 का 1/10 निकालेंगे तो कितना 10 आ जाएगा। अब हम 3 साल के लिए भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, देखो 3 साल के लिए पहली बार कितना था 1000 था, और ये रहा 3 साल वाली। 3 साल में क्या, पहले वाले को तो गुणा करेंगे 3 से, दूसरे वाले को गुणा करेंगे 3 से, और तीसरा जो ये निकाला है इसको गुणा करेंगे 1 से। तो 1000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 3000। 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300, और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो 0 1 3 3, ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। कितने साल के लिए बन गया, 3 साल के लिए बन गया। तो इस प्रकार हमने 2 कैलकुलेशंस देख ली। एक और करते हैं 4 साल वाला। क्या 4 साल वाली ट्रिक क्या थी, 4 साल वाली ट्रिक ये है कि
4 ईयर के लिए जब करते हैं तो 4 6 4 1 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब वापस वही मानते हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 10,000 रुपये, रेट कितनी 10%, और टाइम इस बार कितना हो गया 4 साल का हो गया। तो वापस वही बात है कि 4 बार हमको दर निकालनी है। सबसे पहले फर्स्ट बार 10,000 को 1/10 से करेंगे, कितना आ जाएगा 1,000 रुपये। सेकेंड टाइम करेंगे तो कितना 1,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। थर्ड टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 का 1/10 मतलब 10 रुपये। और फोर्थ टाइम करेंगे 10 का 1/10 1 रुपये आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब बारी आती है अपनी ट्रिक को अप्लाई करने की। ट्रिक क्या है, 4 6 4 1, तो पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 6 से, तीसरे वाले को 4 से और चौथे वाले को 1 से। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 4,000 रुपये, यहाँ से कितना आ गया 600 रुपये, यहाँ से कितना 40 रुपये और यहाँ से कितना 1 रुपया। तो ये 1 4 6 4, ये रुपीज अपना क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया किसका 4 ईयर का। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार इस ट्रिक से हमको सबसे कम टाइम लगता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं निकल पाती। और इसमें एक चीज और देख सकते हैं हम कि ये जो लिखा हुआ है इसमें दोबारा देखते हैं कि यदि 1 साल वाला, 2 साल वाली, 3 साल वाली और 4 साल वाली ट्रिक है अपनी, इनकी वैल्यूज कितनी कितनी है। 1 साल की तो कुछ नहीं है। 2 साल के लिए क्या करना होता है 2 और 1 से गुणा, इसमें 3 3 1 से गुणा, और इसमें 4 6 4 1 से गुणा। ये अपन ने पहले देखा था 4 6 4 1 से गुणा, ये अपन ने सीख लिया क्या करना है। लेकिन इसमें तो यहाँ पर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, या फिर इससे अंतर पूछ ले तो इसमें क्या होता है, ये वाली जो वैल्यूज है अपनी, ये जो वैल्यू है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, और अब हमसे क्या क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, इससे बता देंगे। सिंपल इंटरेस्ट पूछा, इससे बता देंगे। अब यदि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पूछ ले तो कैसे करेंगे। जब ये वाला भाग इसमें सिंपल इंटरेस्ट का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला भाग कौन सा है। जब हमसे केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो क्या करेंगे, केवल कंपाउंड इंटरेस्ट का भाग ये है। इससे हम केवल कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं, मतलब क्या, डिफरेंस भी बता सकते हैं। तो 3 प्रकार के प्रश्न इससे कवर हो सकते हैं, जिसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट पूछे, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, चाहे उन दोनों का अंतर पूछे, तो तीनों चीज इससे काउंट हो सकती है। समझ में आ गया कैसे हो सकती है। यदि हम करके देखें तो एक उदाहरण से देख लेते हैं कि वापस वही मानते हैं एक बार 3 साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 रुपये और रेट 10% और टाइम 3 साल का, तो वही आएगा। एक बार 1/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,000, फिर 1 गुणा 1/10 से करेंगे तो आ जाएगा 100, और फिर गुणा 1/10 से करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है, अब पहले वाला था तो इसको 3 साल में 3 1 से गुणा करना होता है। जो पहले वाला 3 है वो तो हमारा क्या बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बना रहा है। तो ये इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3,000 जो आया है ये तो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और आगे जो इस घेरे में लिखा हुआ है हमने 3 और 1, तो इसको हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको हम 3 से करेंगे और इसको 1 से करेंगे, तो ये 300 आएगा और ये आएगा 10, तो ये कितना आ गया 310। ये हमारा, इसमें ये हमारा ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट है और यहाँ हमने ये केवल कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट कर लिया। ठीक है, तो इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाता है। आप चाहो तो उनको घटाओ, नहीं तो
ऐसे काउंट करके और केवल कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 4 तरीके सीखे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। उसके बाद एक हमने बोनस देखा, जो लास्ट वाली ये वाली जो भी ट्रिक है, इससे हम तीनों तरह के प्रश्न आराम से कर सकते हैं। कोई इंप्लीमेंट अलग से नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस ये याद करना है 2 1 3 3 1 4 6 4 1। मोस्टली क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। तो बोनस वाली ट्रिक हमने जो देखी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास के बाद हम कल से नॉर्मल क्वेश्चन शुरू करेंगे और 5 से 6 क्लास में इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम किस्तों वाले प्रश्न भी लेंगे जो हमारे पेपर में आते हैं। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।